काम भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया गया और पूरे देश भर में 51,000 कार्यक्रम इसके लिए लगाए गए थे 2018 में, जब इसको 2 साल की जरूरत है। लड़ाई है, ये लड़ाई अन्याय के ऊपर न्याय की जीत थी। जो लोग इस देश के अंदर आदमी को, इंसान को जानवर से भी बदतर बनाते थे, इंसान को जानवर से भी बदतर समझते थे, उन लोगों को पराजित किया। तो ये इंसाफ की लड़ाई थी, ये इंसानियत की लड़ाई थी। और इसमें जो हमारे 500 जो पूर्वज थे, जिन्होंने 28,000 लोगों को परास्त किया, तो दुनिया के अंदर 500 लोगों ने 28,000 लोगों की फौज को परास्त किया हो, इसके इतिहास अभी तक मुझे तो पढ़ने में नहीं आया है। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। ये इसलिए भी गर्व और गौरव का विषय है क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों की लड़ाई चल रही थी, तो जो पूना के पेशवा थे, वो पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ ना देकर वो मुगलों का साथ देते। और जो पेशवाओं ने जो मुगलों का साथ दिया और जो मुखबिरी किया, उसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो महाप्रतापी पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी हत्या हुई। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां शिवशाही की बहुत चर्चा रहती है। तो शिवशाही क्या थी? वो शिवशाही कुछ और नहीं थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था, जिसको शिवशाही कहा जाता है। शिवशाही में जो इंसाफ था उसको लोग याद करते हैं, हमें शिवशाही लाना है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में जो सबके साथ में इंसाफ होता था, वैसा राज हमें लाना है। ये महाराष्ट्र में जब आप घूमेंगे तो अलग अलग हिस्से में किसी भी जाति बिरादरी में जाएंगे तो कहेंगे कि हमें शिवशाही स्थापित करना है। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवशाही थी और उस शिवशाही को जो पेशवा थे उन्होंने षड्यंत्र करके खत्म किया और पेशवाई लाया। असल बात तो यह है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों की लड़ाई थी, तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज पराजित हुए तो राज मुगलों का आना चाहिए था, पेशवाओं का नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज की धोखे से हत्या हुई, उनके महाप्रतापी पुत्र की धोखे से हत्या हुई, तो राज मुगलों का आना चाहिए था, क्योंकि मुगलों की और छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई थी। मगर राज किसके पास आया? राज मुगलों के पास नहीं आया, राज पेशवाओं के पास आया। तो पेशवाओं के पास क्यों आया? क्योंकि अगर पेशवा मुगलों से नहीं मिलते, पेशवा मुखबिरी नहीं करते, पेशवा सूचनाएं नहीं देते मुगलों को, तो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके महाप्रतापी पुत्र संभाजी महाराज को परास्त करना मुगलों के लिए संभव नहीं था। तो इसलिए जो इन्होंने इतना उपकार किया मुगलों के ऊपर पेशवाओं ने, इसकी वजह से वहां का राज पेशवाओं के हाथ में आया और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे प्रताप सिंह भोसले, उनको मुगलों ने गुलाम बनाकर रखा। जब ये युद्ध हुआ, जब ये लड़ने का मौका मिला इन 500 शूरवीरों, तो ये गए पेशवाओं के पास में, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम अंग्रेजों के पास। ये गए और कहा कि भाई आप हमारे लोगों के गले में मटका बांध के रखे हो, पीछे झाड़ू बांध कर रखे हो और कुएं पर परछाई नहीं पड़नी चाहिए। तो कुएं पर परछाई ना पड़े तो इसके लिए क्या करते थे?
लेटे लेटे या बैठे बैठे जाते थे, ताकि परछाई कुएं तक नहीं पड़नी चाहिए, कुएं के ऊपर अछूतों की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। तो इतना जो अन्याय अत्याचार था, तो ये लोग गए पेशवाओं के पास में और कहा, ये जो अन्याय अत्याचार हम लोगों के ऊपर कर रहे हो, ये बंद करो। तो पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं हुए, पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इन लोगों ने पेशवाओं से लड़ाई लड़ी और जो 28,000 पेशवाओं की फौज थी, उसको पराजित करने का काम किया। इसकी याद में वहां एक स्तंभ खड़ा किया गया, जो बैनर में स्तंभ आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो विजय हुआ, ये जो जीत हुई, तो इसकी याद में वहां पर एक स्तंभ खड़ा किया गया। और जो स्तंभ खड़ा किया गया, उस स्तंभ में जितने लोग उस लड़ाई में शहीद हुए, उन सबके नाम उसमें लिखे गए। तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, घुमंतु जातियों के लोग हैं, मराठा समुदाय के लोग हैं, राजपूत लोग भी कुछ हैं। तो ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध न्याय का प्रतीक है, अन्याय के ऊपर न्याय का प्रतीक है। तो इसलिए हम लोग जो 1 जनवरी को हर साल भीमा कोरे गांव के जो शहीद हुए उनको अभिवादन करते हैं, और उसको विजय दिवस के, केवल शौर्य दिवस नहीं है, केवल शौर्य दिवस नहीं है, एक शौर्य है और एक विजय है। 2 शब्द है, एक शौर्य है, एक विजय है। शौर्य मतलब हमारे लोग पराक्रमी थे, उन्होंने अपना शौर्य दिखाया, पराक्रम किया, पराजित किया, तो शौर्य है। लेकिन केवल शौर्य दिवस नहीं है, विजय भी हुई, विजय दिवस भी है। क्योंकि हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, जो लोग हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, उनको धूल चटाने का काम किया, उनको पराजित करने का काम किया। तो ये विजय दिवस भी है, केवल शौर्य दिवस नहीं है। शौर्य दिवस के साथ साथ ये विजय दिवस भी है। तो हम लोग इसको शौर्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इसको विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि ये हमारी विजय का, इस देश के तमाम मूल निवासियों की विजय का दिवस है। इसलिए इसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब हमें आज की तारीख में इससे क्या प्रेरणा लेने की जरूरत है? जब देश में तीर तलवार की लड़ाई थी, जब गोली बंदूक की लड़ाई थी, तो हमारे पूर्वज कभी पीछे नहीं थे। जितना बड़ा राज सम्राट अशोक ने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया, उतना बड़ा राज दुनिया में किसी ने बनाया? सिकंदर का नाम लिया जाता है, मगर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का जो भारत था, वो बहुत विशाल भारत। जब तलवार का मामला था, तो कभी भी हम लोगों ने एक छत्र राज इन लोगों का स्थापित नहीं होने दिया। हमारे पूर्वजों ने कभी भी एक छत्र राज इन लोगों का स्थापित नहीं होने दिया। अगर पूरे भारत का आप इतिहास पढ़ो, थे हमारे लोग तलवार के बल पर लड़ के राजा थे, राजपाट कर रहे थे। अब देश में आ गया लोग, अब देश में जो लोकतंत्र आ गया, इस लोकतंत्र को हमको समझने की जरूरत है। और लोकतंत्र भी हमारे ही पूर्वज लेकर आए। जब ये पेशवाओं का राज खत्म हुआ, इसकी वजह से ज्योतिबा फूले पढ़े, और ज्योतिबा फूले पढ़े तो ज्योतिबा फूले की वजह से आंदोलन आगे बढ़ा। बाद में इसको छत्रपति साहू महाराज ने चलाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को लोकतंत्र दे दिया। अब लोकतंत्र आ गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें शासन करती जमात बनना है। मतलब जब हमारे पुरखे तलवार से लड़ रहे थे, तब किस लिए लड़ रहे थे? हमें शासन करके न्याय स्थापित करना। ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, तो किस बात के लिए लड़ाई लड़ी? कि हमें शासक बनके न्याय स्थापित करना है, क्योंकि हम ही न्याय स्थापित कर सकते। भारत का इतिहास उठाकर देख लो, जब जब हमारे पूर्वजों का शासन रहा तो न्याय रहा। तो हम ही न्याय स्थापित कर सकते हैं। संविधान में लिखा बाबा साहब ने, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना। ये जिम्मेदारी किसकी लगा दिया? संविधान ने ये जिम्मेदारी ले लिया
कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? जो लोग संविधान पर अमल करने वाले हैं, जो लोग संविधान को चलाने वाले हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना है। अब सवाल यह है कि जिनके करैक्टर में ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय नहीं है, जिनके चरित्र में ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय नहीं है, आप उनको सर पे बिठा लोगे, उनको सत्ता दे दोगे तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित हो जाए। जो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनको वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित करेंगे। जो कुएं पर परछाई नहीं पड़ने देना चाहते थे, ऐसी सोच वाले समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित करेंगे। जो इंसान इंसान को एक बराबर बैठा नहीं देख सकते, किसी को अच्छे कपड़े पहने नहीं देख सकते, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित करेंगे। लेकिन हम यही समझ नहीं पाए, हमने सोचा कि वही स्थापित करें। तो आजादी के 75 साल में अगर हम पूछें कि कितने शेड्यूल कास्ट के लोग प्रधानमंत्री बने, है कोई गिनती? अगर हम पूछे कि कितने आदिवासी लोग प्रधानमंत्री बने, एक भी नहीं। फिर हम पूछे कि कितने माइनॉरिटीज के लोग, मुसलमान लोग प्रधानमंत्री बने, जिसके बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि सब ले ले रहे हैं, है कोई? अब अगर हम पूछे कितने ओबीसी के लोग 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, है कोई लिस्ट में? अभी कुछ लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी तो है, मगर नरेंद्र मोदी असली वाले हैं। बाद में ओबीसी की लिस्ट में अपनी जाति को डाला, अरे चलो डाल लिया तो मान लेते, मगर नरेंद्र मोदी तो मुखौटा है ना। कठपुतली की नाच देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? तो कठपुतली नचाने वाला अलग होता था और नाचते हुए कठपुतली दिखती थी। जो पुराने लोग हैं वो देखे होंगे, नए लड़के नहीं देखे होंगे, क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे थे तब कठपुतली की नाच का आखिरी समय चल रहा था, उसके बाद वो लुप्त हो गई, खत्म हो गई, तो नए लड़के नहीं देखे होंगे। तो कठपुतली में नचाने वाला अलग होता था और नाचती कठपुतली थी। तो जैसे कठपुतली दिखती थी नाचते हुए, नचाने वाला नहीं दिखता था, वैसे नरेंद्र मोदी दिखते हैं, नचाने वाला नहीं दिखता है। और अगर नरेंद्र मोदी वास्तविक में ओबीसी के प्रधानमंत्री होते तो जाति जनगणना क्यों नहीं कर लेते? नीतीश कुमार ओबीसी है तो कर लिया, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर लिए? नीतीश कुमार ओबीसी है, गणना कर लिया, बिहार में रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया। अगर नरेंद्र मोदी भी ओबीसी है तो क्यों नहीं कर लिया? अभी मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी कुछ दिन पहले अखबार में बयान दिए। क्या बयान दिए? हमारा शीर्ष नेतृत्व जाति जनगणना के समर्थन में है। अब वो शीर्ष नेतृत्व आरएसएस वाला समर्थन में है कि मोदी वाला समर्थन में है, ये नहीं बताया। अच्छा, जो भी है, तो उत्तर प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार है और दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार है। तो अगर तुम्हारा शीर्ष नेतृत्व जाति जनगणना के समर्थन में है, तुम जाति जनगणना कर क्यों नहीं लेते? कौन रोका है तुमको? तो इसका मतलब यह है कि चेहरा सामने कोई और है, पीछे से चाबी कोई और भर रहा है, और जो चाबी भर रहा है उसके अनुसार सारा मामला चल रहा है। तो इससे यह बात साबित होती है कि जिसको देश में जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छा चलो अब इसके ऊपर ले लो, तो कितने राजपूत प्रधानमंत्री बन गए 5 साल के लिए? खामखा हम लोगों से दिया जाता है राजपूत लोगों को, उनको भी कुछ नहीं मिला, उनका भी यूज हो रहा है। तो ये जो सारी स्थिति है, इस स्थिति को समझने की आज की तारीख में जरूरत है। शौर्य दिवस अगर हम मना रहे हैं तो आज तो तीर तलवार गोली बंदूक का जमाना, तोप का नहीं रहा। अब मामला है समझने और समझाने का। अब लोकतंत्र में जिसके पास वोट ज्यादा है, अब हम 90% 85% हैं, तो समाज है ना, तो क्या वो हमारे साथ है?
तो उसको हमें साथ में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा है वो राजा बनेगा। वो जब शासक बनेगा तो वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जो संविधान में लिखा वो स्थापित कर सकता है, और जिन्होंने लिखा उनके बच्चे जा ही नहीं पा रहे, और जिनको लागू नहीं करना है वही जा रहे। ये होगा कैसे? तो इसलिए हमको लड़ना तो है ही। अभी तमाम साथी बोल रहे ईवीएम के खिलाफ लड़ना, सही बात है। आज ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है। नहीं तो अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी की तो बैलेट पेपर से चुनाव कराकर 24 का चुनाव जीत ले। हिम्मत है तो करवा ले। बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं तो हिम्मत है तो बैलेट पेपर से करवा ले। तो हिम्मत नहीं तो ईवीएम से वोट की चोरी तो हो ही रही है, तो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। मगर समाज को भी तैयार करने का काम हम लोगों को करना है। वो लोग भी लड़ाई लड़े तो लड़ने वालों को तैयार किया होगा तभी लड़ाई लड़े ना। तो आज हमको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ना है तो ये बिना तीर तलवार वाली फौज तैयार करना पड़ेगा। ये तीर तलवार तो बंदूक गोली वाली फौज की अब जरूरत नहीं है। अब विचारों का बारूद होना चाहिए दिमाग में, ऐसी फौज की जरूरत है। तो उस फौज को तैयार करने के लिए हम लोगों को 6 लाख गांव में जाना होगा, तैयार करना होगा। और अगर गांव गांव में हम ऐसे क्रांतिकारी विचार वालों की फौज तैयार कर लेते हैं तो जैसे भीमा कोरे गांव में लड़ाई हुई तो जीत गए, तो अब तलवार की लड़ाई नहीं, तब लोकतंत्र में जो लड़ाई होगी उसमें जीत हासिल करेंगे। और उसमें जब जीत हासिल करेंगे तो हम इंसाफ कायम कर सकते हैं। और इंसाफ क्या है? इंसाफ बहुत बड़ा शब्द है, मगर काशीराम जी ने उसको एक लाइन में ही समझा दिया। क्या समझा दिया? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक लाइन की बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक लाइन की बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये लागू हो जाए तो काफी हद तक इंसाफ लागू हो जाएगा। तो इसमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सबको सबका हक मिलना चाहिए। देखो हम लोग किसान के घर पैदा हुए तो पहले तराजू से तौला जाता था अनाज बेचने के लिए। जो हम लोग छोटे छोटे थे तो बाबा जी जब तौलते थे तो तौल जब पूरी हो जाती थी तो एक तराजू उठाकर और दे देते थे उसको। क्यों दे देते थे? कम नहीं होना चाहिए, उसका हक उसको मिलना चाहिए। हमारे ऊपर उसका हक नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही दे दो। ये है इंसाफ, ये है न्याय। तो हम लोग तो उस समाज से संबंधित है जहां इंसाफ ही होता है। जो सरमण संस्कृति की बात है, जो कमेरा जिसको कहा जाता है, जो मेहनत कश समाज है, वो तो इंसाफ ही करता है ना। उसके साथ ना इंसाफी होती है, वो कहां से ना इंसाफी करेगा? वो कर नहीं सकता क्योंकि उसके कैरेक्टर में नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को तैयार होना होगा, लोगों को तैयार करना होगा। हर गांव में, हर बूथ पर 11-11 लोगों की कमेटी बनाओ। समझो कि ये भीमा कोरे गांव की फौज तैयार कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए भीमा कोरे गांव की फौज तैयार कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाली फौज, भीमा कोरे गांव की फौज हर बूथ पर तैयार करो। जिस दिन हर बूथ पर फौज तैयार कर दोगे, आपका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, सारी ताकत हमारे पास में है। लेकिन हालत वही है कि हमें ही अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। तो हमें हमारे समाज को अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा और आने वाले समय में इस लड़ाई को लड़ने का काम करना होगा। इस लड़ाई को केवल लड़ने का काम ही नहीं, इस लड़ाई को जीतने का काम भी करना होगा और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना होगा। आज तो मोदी जी अकेले ही विश्व गुरु बन गए, कह रहे हम ही विश्व गुरु हैं। एक तरफ विश्व गुरु हो गए, दूसरी तरफ कर्जा लेना पड़ता है। तो ऐसे विश्व गुरु फर्जी वाले से काम नहीं चलेगा। सम्राट अशोक ने असली वाला विश्व गुरु बनाया था, असली वाला सोने की चिड़िया बनाया था। तो अगर हम इस देश के शासक बनेंगे, इस देश का जो असल बासिंदा है, इस देश का जो मूल निवासी है और इस देश को जो सजाने संवारने वाला है, इस देश को बनाने वाला जो है,
अगर वो इस देश का शासक बनता है तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना होगा और इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। अभी ईवीएम के खिलाफ कई चरणों में आंदोलन आ गया है, आप लोगों को पता चल गया होगा, तो उसकी तैयारी करना है और पूरी ताकत के साथ तैयारी कर करके इस लड़ाई को केवल लड़ना ही नहीं है, इस लड़ाई को जीतना है और जो हमारे महापुरुषों का सपना था उसको पूरा करना है। इस मौके पर इतनी ही बात कहते हुए भीमा कोरेगांव विजय दिवस की आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।